हेलो फ्रेंड्स, मैं गोविंद न्यू टारगेट लर्निंग सेंटर पर आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, क्योंकि कल के वीडियो के बाद मैंने आपको अच्छा ही छोड़ा था और वापस आज मिले हैं अपन। तो आज बात करेंगे अपन भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व। सर आपने राष्ट्रीय उद्यान भी पढ़ा है, फिर ये बायोस्फीयर रिजर्व जैव आरक्षित क्षेत्र क्या है? ये जैव आरक्षित क्षेत्र है क्या? अब जैव आरक्षित क्षेत्र किसे कहते हैं? जैव यानी सभी प्रकार के जीवों को, यानी विविध प्रकार के जीवों को, अलग अलग प्रकार के जीवों को एक ही जगह, यानी अलग अलग प्रकार के जीवों को, यानी विविध प्रकार के जीवों को स्थल मंडल या जल मंडल, स्थल मंडल भी हो सकता है और जल मंडल भी हो सकते हैं, जल के अंदर भी हो सकते हैं और स्थल के ऊपर भी हो सकते हैं, उनकी सुरक्षा यानी आरक्षित क्षेत्र, उनके लिए अलग से एक आरक्षित क्षेत्र बनाया गया जहां उनकी सुरक्षा देखभाल कहते हैं की जाती है। ठीक है, आज अपन बात करेंगे कि भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है और कौन कौन से राज्य में है। आज हम इतना ही बात करेंगे बस कि कौन कौन से रिजर्व और कौन से राज्य में। अगर हम लिखेंगे फिर कि नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ है, इसमें कौन कौन सी प्रजाति, तो मैंने आपको प्रजाति पहले ही बता दी कि विविध प्रकार की, क्या विविध प्रकार की, विविध प्रकार के जीवों को सुरक्षित किया जाता है। एक हो गया अपना राष्ट्रीय उद्यान, एक हो गया बायोस्फीयर रिजर्व। तो राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीयर रिजर्व में अंतर क्या है, तो अपन देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्र की धरोहर, वैसे बायोस्फीयर रिजर्व भी राष्ट्र की धरोहर ही है, ये तो दोनों धरोहरी, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान और आरक्षित क्षेत्र में बहुत सी बार इतना फर्क होता है कि राष्ट्रीय उद्यान में और बायोस्फीयर रिजर्व, इन दोनों में अंतर यह होता है कि कहते हैं अपन, यानी दो इलाके बांट दिए कि एक इलाके के अंदर आप आम आदमी आ सकता है, जा सकता है और शिकार कर सकता है, लेकिन शर्त के मुताबिक शिकार करने की अनुमति लेनी पड़ती है अपने को। ऐसे नहीं कि गए और डायरेक्ट, नहीं, अपने को शिकार की अनुमति भी लेनी पड़ेगी। और एक होता है राष्ट्रीय उद्यान जिसमें परमिशन लेकर भी शिकार नहीं कर सकते, जिसमें परमिशन लेकर भी शिकार नहीं कर सकते, और एक में परमिशन लेकर शिकार कर सकते हैं। अगर आपने को परमिशन या अनुमति जिसे बोलते हैं अगर दी गई तो आप शिकार कर सकते हो। जैसे अपने बहुत सी बार देखते हैं अपन, उदाहरण लेते हैं अपने मुकुंदरा पहाड़ियों से, यानी मुकुंदरा हिल से, जब अपन बोलते हैं यहाँ दरा में कोटा, वहां पर एक ही जंगल को दो भागों में बांटा गया है, जंगल एक, इसको दो भागों में बांट दिया गया है। एक भाग तो ऐसा है कि जहां पर आम आदमी लकड़ियां ला सकता है, वहां पर गाय भैंसे चरा सकता है, जिसे अपन मवेशी बोलते हैं, और यहां पर कभी कभी शिकार भी कर सकता है। लेकिन एक क्षेत्र ऐसा है जहां पर पूरी तरीके से बंद कर रखा है, उसके अंदर जाने के लिए भी आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। वो अलग बात है कि कोई चोरी छिपे घुस जाता है, लेकिन बिना अनुमति के अंदर नहीं जाओगे। यहां तक समझ में आया? अब देखते हैं आगे। मैंने आपको राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीयर रिजर्व जैव आरक्षित क्षेत्र के बारे में बता दिया। जैव आरक्षित क्षेत्र स्थल मंडल भी हो सकता है, थल मंडल भी, ये जल मंडल भी हो सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन थोड़ा सा आगे। भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। बात की जाए वर्तमान में अपने भारत देश में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, जैव आरक्षित क्षेत्र। बायोस्फीयर रिजर्व की जगह अगर शब्द यूज करेगा तो जैव आरक्षित क्षेत्र कितने हैं, तो अपना आंसर जाएगा 18। ठीक है, अगला देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान। अगर वो क्वेश्चन बनाता है कि निम्न में से बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, कि निम्न में से बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, और नीचे ऑप्शन दे दिए, ऑप्शन में अगर मानस भी आ गया, क्या बोल अपने मानस कहाँ, ये मानस भी आ गया, सुंदरवन भी आ गया और नोकरेक भी आ गया, तीनों बायोस्फीयर रिजर्व भी है। लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जो बायोस्फीयर रिजर्व भी हैं और राष्ट्रीय उद्यान की श्रेणी में भी आते हैं, यानी बायोस्फीयर रिजर्व भी हैं और राष्ट्रीय उद्यान की श्रेणी में भी आते हैं।
जैसे मैंने आपको जस्ट अभी हाल उदाहरण देके बताया था। ठीक है, चलो अब देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व यानी बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना अगर की जाए, स्थापना तो वो भी 1986 में हुई थी। बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना भी 1986 में। और सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व की श्रेणी में किससे शामिल किया गया? क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व की श्रेणी में किस क्षेत्र को शामिल किया गया? तो अपना जाएगा नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जो कहाँ स्थित है? नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। क्या एक ही 3 राज्यों में हो सकता है? नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये अपने तमिलनाडु की सीमा यहाँ आकर रुकती हैं और ये कर्नाटक की सीमा यहाँ आकर रुकती है और एक और राज्य अपना केरल, उसकी सीमा यहाँ आकर रुकती है। अगर ये यहीं पर स्थित हो तो क्या है, तीनों राज्यों में नहीं हो सकता? हो सकता है ना। तो ये वही है। जैसे अपना पेंच, मैंने बताया पेंच एक राष्ट्रीय उद्यान मैंने बताया था आपको, जो महाराष्ट्र प्लस एमपी की सीमा पर स्थित है। अगर क्वेश्चन बनता है कि पेंच कहां पर स्थित है तो अपना आंसर जाएगा एमपी, क्योंकि एमपी की सीमा में ज्यादा उसको दर्जा एमपी में दिया गया है, ना कि महाराष्ट्र में, लेकिन सीमा पर है, यानी सीमा साझा करता है। उसी प्रकार से नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक तीनों की सीमा पर स्थित है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 1986 के बाद में शामिल किया गया 1988 नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान एवं बायोस्फीयर कहाँ है? उत्तराखंड में। मैंने आपको मंदिर भी पढ़ाए थे, ये देखो नंदा देवी देखने को मिला। नंदा देवी मैंने आपको मंदिर भी पढ़ाए थे, मंदिर में बताया था मैं नंदा देवी का मंदिर कहाँ है, आया? ये तो सब चीजें एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड। जैसे मैंने बताया अभी आपको नीलगिरी जैव मंडल, ये सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान की श्रेणी में आता है बायोस्फीयर। तो ये नंदा देवी एक मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है बायोस्फीयर। देखो ये एक राष्ट्रीय उद्यान भी है और बायोस्फीयर रिजर्व भी आया दोनों श्रेणी में, और तीसरा प्लस अपना मंदिर भी इसी के नाम से है। तो एक चीज को याद करने पर 3 चीजें याद होगी अपने को, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है और कब स्थापना की गई इसकी, या कब शामिल किया गया इसको, किसमें? बायोस्फीयर रिजर्व की श्रेणी में। तो 1988 में इसको शामिल किया गया। ये कहाँ पे? तो उत्तराखंड में। मैंने बताया था उत्तराखंड में एक नीलकंठ महादेव का मंदिर भी है। ठीक है, मनसा देवी का मैंने आपको बताया था, मनसा देवी का मंदिर भी यहीं पे, नंदा देवी का मंदिर भी यहीं पे। मैंने आपको 4-5 देवियों को एक साथ रिलेटेड करके बताया था कि ये देवी सारे यहाँ पर, और इन सारी देवियों के साथ एक महादेव है, इसलिए नीलकंठ महादेव का मंदिर मैंने उत्तराखंड में आपको बताया था। ठीक है, चलो आगे। 1989 में कौन से राष्ट्रीय उद्यान या कौन से बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल किया गया? तो मन्नार की खाड़ी। देखो मन्नार की खाड़ी, अब ये मन्नार की खाड़ी पूरा तमिलनाडु में आ गया, जबकि ये नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, मतलब है तो तमिलनाडु में लेकिन सीमा पर स्थित, इसलिए केरल और कर्नाटक की सीमा भी साझा करता है। और एक मन्नार की खाड़ी पूरा कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। तो कहाँ है? तमिलनाडु। इसको शामिल किया गया 1989। एक छूट गया 1988 का, देख लेते हैं। नोकरेक, ये देखो वापस नोकरेक आ गया। मैंने नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान बताया था आपको, बताया था नोक के बराबर, कुछ याद आया? नोक के बराबर कहाँ पे? अपना मेघालय में। कहाँ पे है? मेघ प्लस आलय, मेघालय। मेघालय में कौन कौन से मंदिर है मैंने आपको बताया था, मेघ प्लस आलय से याद करो मेघालय में कौन कौन से मंदिर है, बताओ जरा। अगला सुंदरवन, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान अपने पश्चिम बंगाल और बायोस्फीयर रिजर्व की श्रेणी में भी है। सब चीजें एक दूसरे से रिलेटेड यानी जुड़ी हुई है, अपने को याद करनी ही पड़ेगी कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान की श्रेणी में भी आता है और कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बायोस्फीयर जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की श्रेणी में भी आता है। ठीक है, तो कहाँ हुआ मन्नार खाड़ी? तमिलनाडु। नोकरेक कहाँ हुआ? अपना मेघालय। नोकरेक को शामिल किया गया 1988। सुंदरवन पश्चिम बंगाल। अबे सुंदरवन कहाँ कहाँ याद रखोगे? सुंदरवन 3 हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व भी हो गया, अपना राष्ट्रीय उद्यान भी हो गया, और एक सुंदरवन डेल्टा भी हो गया, आता ना सुंदरवन डेल्टा। अगला मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये आ गया अपना असम। क्या आ गया? असम।
मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। ठीक है, असम में, असम का एक नृत्य बिहू जो बहुत सी बार पूछा जाता है और उसको बिहुसा नाम से भी जाना जाता है। तो बिहू राष्ट्रीय बिहू नृत्य कहाँ का है? असम का। और मानस जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ का है? वो भी असम का। इसको शामिल किया गया 1989 में। सिंपली पाल, सिंपली पाल कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ी उड़ी जाई, सिंपली पाल कहाँ है अपना? मैंने बताया पाल से पानी आ जाता है, एक पाल लगाया जाता है, भीतरी कनिका सब उसके अंदर चले जाते हैं। याद आया कुछ कि उड़ीसा यानी वन में गए कानन, मैंने बताया था कानन एक राष्ट्रीय उद्यान है। कानन वन में गए, कानन यानी वन में गए, पानी आया तो एक ओढ़ाया, ओढ़ लिया क्या? पाल, सब उसके अंदर यानी भीतर कनिका। कुछ याद आया? वो सारे यही है उड़ीसा के अंदर। इसको शामिल किया गया 1984। नीचे आते हैं दिहांग या दिवांग, अरुणाचल प्रदेश। अरुण प्लस आंचल, अरुण प्लस आंचल, नाम दफा, याद आया? और पैसा देना पड़ेगा, मोलिस माल देना पड़ेगा। वो भी क्या था अपना? राष्ट्रीय उद्यान। नाम दफा और मोलिस, याद आया ना? तो एक याद रखना दिहांग जो कहाँ पे है? अपने अरुणाचल प्रदेश में बायोस्फीयर रिजर्व 1998 में इसको शामिल किया गया। 1999 पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ये आ गया पंचमढ़ी वापस। सभी को पता होगा पंचमढ़ी, एमपी वालों को तो सभी को पता ही होगा कि पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? अपने बायोस्फीयर। इससे याद रखना पंचमढ़ी से कुछ याद आया? सतपुड़ा की पहाड़ियां। ठीक है, अगला देखो 2005, लास्ट नहीं है, 10 हुए, 8 और बाकी है। अचन कुमार अमरकंटक, अचन कुमार अमरकंटक मध्य प्रदेश। अचन कुमार अमरकंटक मध्य प्रदेश। अमरकंटक की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम बताना मेरे को, नर्मदा का हो तो नर्मदा का बताना, दूसरी हो दूसरी बताना। 2005 में अचन कुमार यानी अमरकंटक जो मध्य प्रदेश में को शामिल किया गया बायोस्फीयर रिजर्व की श्रेणी में। मैंने बड़े आराम से आपको एक एक चीज बताई, आप एक एक बार और रिवीजन करना इनका और अच्छे से समझ में आएगी। अचन कुमार अमरकंटक मध्य प्रदेश में मैंने बहुत सारे बताया था आपको। कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ नाभि भीम यहाँ से चीते लाए गए थे। ये इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है मैंने आपको करवाए थे, इनको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, अगले 8 और पढ़ते हैं अपन। चलो अगला बात करते हैं 11 नंबर का। 10 अपने हो गए थे, अगला 11। 2008 में कच्छ का रण, सभी को पता है कच्छ का रण कहाँ पे? गुजरात में। गुजरात में मैंने बताया गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर जाता है कहाँ पर? गिर जाता है कहाँ पर? ब्लैक बग यानी ब्लैक ब्लैक हो जाता है गधे जैसा, बसंदा। ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? अपने गुजरात में। ध्यान रखना कच्छ का रण कहाँ पे? अपना गुजरात में। और लिख लेना कि सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व की अगर बात की जाए तो अपना सबसे बड़ा कच्छ का रण गुजरात है। क्या है? कच्छ का रण गुजरात। ठीक है, 2009 में कोल्ड डेजर्ट, डेजर्ट का मतलब लगभग 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 सभी को पता होगा। कोल्ड डेजर्ट कहाँ पे? अपना हिमाचल प्रदेश। मैंने बताया हिमा प्लस आंचल, दो बहनें थी, शांति से नहीं बैठती थी दोनों। एक तो सिंबल बनाती थी, पता है? सिंबल बनाती है, कीले चुबाती थी। मैंने क्या बताया था आपको? सिंबल। तो कहाँ हो गया सिंबल? अपना हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। और बताया था मैंने हिमालयन, हिमालयन भी बताया था मैंने आपको। यहाँ से गंगा निकलती है, ऐसे कुछ बताया था ना, याद रखना। ये कहाँ पे? कोल्ड डेजर्ट 2009 में शामिल किया गया हिमाचल प्रदेश। अगला 2000 में। अब आप सोच रहे हो सर ये उल्टे सीधे कैसे चल रहे? मैं आपको बताऊंगा उल्टे सीधे क्यों चल रहे भी। सन 2000 में कंचनजंगा, कंचनजंगा कहाँ पे? अपना सिक्किम में, यानी चीन की सीमा से सटा हुआ क्षेत्र। क्या है? सिक्किम। कंचनजंगा कहाँ पे? अपना एक कंचनजंगा, एक पता है क्या है? एक पहाड़ी तो नहीं है, मेरे को पता है कुछ ऐसा। कंचनजंगा कहाँ पे? सिक्किम, जिसको सन 2000 में शामिल किया गया। ठीक है, 2001 में अगस्थ मलाई। क्या है? अगस्थ मलाई। ये कहाँ पे? अपना केरल प्लस तमिलनाडु, केरल प्लस तमिलनाडु। ध्यान रखना अगस्थ मलाई कहाँ पे? केरल प्लस तमिलनाडु। देखो तमिलनाडु में 2-3 हो गए। एक तो मैंने आपको नीलगिरी बताया था, वो हो गया। एक ही अगस्थ मलाई हो गया।
ठीक है, तो कौन सा यहाँ पे अगस्तमलाई केरल प्लस तमिलनाडु में स्थित है और सन 2001 में शामिल किया गया अगस्तमलाई को, जो केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। केरल अपना मसालों का बगीचा कहा जाता है, ये वही है। ठीक है, 1989 बड़ा निकोबार। अब निकोबार से स्पष्ट हो रहा है कि बड़ा निकोबार से क्या होगा अपना अंडमान निकोबार, और उसमें एक चीज लिख लेना कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, यहाँ पे लिखना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछेगा क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इनमें से अपने को ये छांटना पड़ेगा कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बचा कौन सा और इनमें तो राष्ट्रीय उद्यान है उसको अलग कैसे किया जाए। ठीक है, तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बड़ा निकोबार पूछा जाए, बड़ा निकोबार निम्न में से किस श्रेणी में आता है, तो कोई में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में। अगला आता है 1997 में डिब्रू सेखोवा। सबसे बड़ा बताया था मैंने आपको गुजरात, तो सबसे छोटे भाई साहब हैं, सबसे छोटा बायोस्फीयर जो कौन सा है, तो डिब्रू सेखोवा, जो कहां पे असम में, कहां पे अपना असम के अंदर। अगला 2010 शेष चरम पहाड़ियां कहां पे, आंध्र प्रदेश में। शेष चरम पहाड़ियां कहां है, आंध्र प्रदेश में। अंधाधुन देहरादून कुछ याद आया, मैंने आपको सबसे जोड़ रखा है, ध्यान रखना। ठीक है, 2010 में शेष चरम पहाड़ियां जो आंध्र प्रदेश में है, ये अपने बायोस्फीयर रिजर्व की श्रेणी में शामिल की गई थी। अगला 2011 पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में मैंने आपको एक मंदिर बताया था 64 योगिनी, याद आया, जिसका डिजाइन किससे मैच खाता है, अपने संसद भवन से। तो ध्यान रखना 64 योगिनी मंदिर से ही अपने संसद भवन का डिजाइन लिया गया था। भूलना मत, सास बहू का मंदिर, ओंकारेश्वर मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर, ये सारे कहाँ पे, अपने एमपी के अंदर। एक अन्नपूर्णा मंदिर में दोनों की लड़ाई करवाई थी, एक बड़ा गणेश्वर मंदिर, पता है बड़ी ही लड़ाई करवाई थी अपन ने, वो सारे याद रखना। ठीक है, तो ये अपने कितने हो गए आज 18 बायोस्फीयर रिजर्व। सबसे बड़ा मैंने बताया था कच्छ कारण, सबसे बड़ा, और सबसे छोटा कौन सा अपना डिब्रू सोक है जो असम में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश कोल्ड डेजर्ट, इसको ध्यान रखना कोल्ड डेजर्ट, क्यों डेजर्ट के नाम से अपन राजस्थान में पहुंच जाएंगे, इसलिए कोल्ड डेजर्ट को ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश। छोटा मैंने बताया, बड़ा मैंने आपको बताया। सबसे पहला कौन सा शामिल किया गया था, सबसे पहला 1986 में, 1986 में नीलगिरी, जो अपने तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तीनों की सीमा पर स्थित था। याद आया, मैंने जस्ट सबसे पहला बताया था, ऊपर जाकर देखना। ठीक है, अब इससे आगे थोड़ी और बात करते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं इसके साथ। बायोस्फीयर रिजर्व, पहला समुद्री जैव रिजर्व, मैंने आपसे इससे पहले बताए थे कि कौन सा कहाँ स्थित है और कौन से सन में स्थित, या कौन से सन में इसको बायोस्फीयर रिजर्व की श्रेणी में शामिल किया गया। पहला समुद्री जैव मंडल रिजर्व, पहला समुद्री जैव मंडल रिजर्व, पहला समुद्री जैव मंडल रिजर्व कौन सा है, मन्नार की खाड़ी। और मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित अपने को पता है, वो अपने तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। ध्यान रखना मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। तो इसको सबसे पहला समुद्री जैव यानी पहला समुद्री जैव रिजर्व कहा जाता है मन्नार की खाड़ी को, जिसका अगर क्षेत्रफल पूछा जाए तो 10,500 वर्ग मीटर, और पूछा जाए कौन से राज्य में, तो तेलंगाना। आया समझ यहाँ तक? आगे सबसे बड़ा कच्छ कारण मैंने आपको बताया था, जो कहाँ पे अपने गुजरात में। सबसे छोटा डिब्रू सोकेवा, जो कहाँ पे अपना असम में। कहाँ पे? असम। याद करने की जरूरत है नहीं। सब पहला समुद्री जैव कौन सा है, मन्नार खाड़ी, 10,500 वर्ग मीटर। ठीक है, उसके बाद में सबसे बड़ा कच्छ कारण 12,454 वर्ग मीटर। उसके बाद में असम 765 वर्ग मीटर। ठीक है, चलो आगे। भारत में कुल 11 बायोस्फीयर रिजर्व है। अब बात आती है कि सर अभी आपने
18 बताए और अब 12 क्यों आए? अभी अभी सर आपने 18 दिखे थे यहाँ पर कि 18 और 18 के नाम भी लिखा है और वापस क्वेश्चन आया कि भारत में कुल 11 बायोस्फीयर रिजर्व है जिन्हें MAB के तहत मान्यता प्राप्त है। ये कौन पढ़ेगा? कुल तो 18 हैं, लेकिन भारत में कुल 11 रिजर्व ऐसे हैं जिन्हें MAB के तहत मान्यता प्राप्त है, यानी मानव एवं जैवमंडल कार्यक्रम, मानव एवं जैवमंडल कार्यक्रम, मानव एवं जैवमंडल कार्यक्रम, मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम, मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम, मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम, मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम, मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम इसको कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना भारत में 18 में से 11 ऐसे हैं जिन्हें MAB के तहत मान्यता प्राप्त, जिसे कहते हैं मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम। नंदा देवी, सॉरी, वो 11 कौन कौन से हैं? तमिलनाडु में सबसे पहला अपना ये पता है, नीलगिरी मैंने आपको तमिलनाडु केरल तीनों की सीमा और बताया था। मन्नार भी मैंने आपको कहां बताया था? मन्नार की खाड़ी, ये भी अपना तमिलनाडु। सुंदरवन मैंने बताया आपको पश्चिम बंगाल में, PB पश्चिम बंगाल। नंदा देवी उत्तराखंड में बताया था मैंने आपको, उत्तराखंड में बताया था। उत्तराखंड। सिंपली पाल मैंने आपको उड़ीसा में बताया था। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको नोकरेक बताया था। नोकरेक कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है क्या? नोक के बराबर, मेक प्लस आलई। ठीक है, पंचमणी MP, महानिकोबार अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। यहां तक आया समझ में? अगला देखते हैं, ये नोक सॉरी मेक प्लस आलई बताया था, मेक के बराबर मेघालय हुआ यहां तक। अचन कुमार, ये भी MP में है एक नहीं MP में अचन कुमार, ये भी अपने MP के अंदर। ठीक है, अचन कुमार MP, मैंने आपको अमरकंटक की पहाड़ियां लिखाई। ठीक है, अगस्त मलाई आप मेरे को बताओ, अगस्त मलाई आप मेरे को बताओ, अगस्त मलाई कौन से राज्य में स्थित है? अगस्त मलाई कौन से राज्य में स्थित है? तमिलनाडु प्लस केरल, ये मैंने आपके वापस एक बार रिवीजन करवा दिया। देखो, नीलगिरी 1886 में सर्वप्रथम ये भाई साबित है अपने। ठीक है, 1986 या 1886 थे? 1986 होंगे। ठीक है, 1986। तो अपने बात करते हैं भारत में पहला समुद्री जैव मंडल रिजर्व मन्नार की खाड़ी, जो 10,500 वर्ग मीटर। उसके बाद में सबसे बड़ा अंडमान, सबसे बड़ा अगर बात की जाए, सबसे बड़ा अगर बात की जाए कि कौन सा है, तो कच्छ का रण, जिसका क्षेत्रफल 12,454 गुजरात में। सबसे छोटा तो वो अपना असम में है। ठीक है, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? 765 वर्ग मीटर। ठीक है, भारत में कुल 11 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जिन्हें MAB के तहत मान्यता प्राप्त है। MAB मैंने बताया मानव जैव आरक्षित क्षेत्र वही है। ठीक है, मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम। नीलगिरी तमिलनाडु, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, पंचमणी MP, महानिकोबार अंडमान निकोबार, अचन कुमार MP, अमरकंटक है ये। अमरकंटक। अगस्त मलाई तमिलनाडु प्लस केरल, सिंपलीपाल पाल को ओडलो उड़ीसा। ठीक है, अब मैंने आपको 10 ही लगाए, एक वापस मिटा दिया। ये आप बताओगे मेरे को कि कौन सा है। ठीक है, ये आप बताओगे नया बनाया उन पुरानों में से, नया बनाया पुरानों में से आप मेरे को बताओगे और मैं आपको कल वापस ये बताऊंगा।
ठीक है, आपके लिए आज का ये होमवर्क रहेगा। ठीक है, मैंने यहाँ नीचे लिख रखा उत्तरी पूर्वी राज्य और अन्य राज्य अनुपात एवं समानुपात। गणित नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखना। अनुपात और समानुपात, यहां पर जो 90%, जो 90 दे रखा है, केंद्र राज्य, केंद्र राज्य, जो उत्तर पूर्वी राज्य है, उत्तर पूर्वी राज्य, थोड़ा तिरछा हो गया है, जो भी है ये समझ लो भी समझने के लिए, ठीक है, ये समझ लो। उत्तर पूर्वी राज्य, जो यहां पर उत्तर पूर्वी राज्य जितने भी होंगे उन सबका जो खर्च वहन होगा, वहां जो भी 100% खर्च होगा उत्तर पूर्वी राज्यों में, उसमें से 90% केंद्र सरकार उठाएगी और मात्र 10% राज्य सरकार उठाएगी। ठीक है, जैसे एमपी, जैसे सिक्किम लेते हैं, सिक्किम उत्तर पूर्व में स्थित है, तो यहाँ पे जो खर्च होंगे बायोस्फीयर रिजर्व पे, उसमें 90% कौन उठाएगा? केंद्र, और 10% राज्य। उस तरह अन्य राज्य जो है उत्तर पूर्वी के अलावा दक्षिणी हो चाहे पश्चिमी हो, उन सबका खर्च केंद्र 60% रहेगी और राज्य 40% रहेगी। यह अनुपात आप इंपोर्टेंट कर लेना क्योंकि पूछ सकता है। ठीक है, तो आज मैंने आपको बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ा है, मैंने आपको राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा दिए, मैंने आपको लगभग भारत की योजनाएं पढ़ा दी। उससे अगर बात की जाए तो मैंने शोध संस्थान आपको पढ़ा दिए, मंदिर पढ़ा दिए, उत्तर भारत के दक्षिण भारत के मंदिर, बहुत सी पुस्तकें आपको मैंने पढ़ा दी। आशा करता हूँ कि आप इनको पढ़ रहे होंगे, उनको पढ़ना भी आपको होगा। हम बहुत ही जल्दी अपना स्टैटिक जीके खत्म करके अगली क्लास आपके लिए अपने प्राचीन यानी प्राग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल उठाएंगे, और कुछ साइंस के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं 4-5 वो भी आपको पता है जाएंगे। आप पढ़ते रहिए और अच्छे पढ़ते रहिए, पढ़ तो रही हो लेकिन अच्छे से पढ़ते रहिए, क्योंकि जहां तक पढ़ेंगे नहीं वहां तक बढ़ेंगे नहीं। ठीक है, तो किस्मत के भरोसे मत बैठे रहो, कि किस्मत के भरोसे मत बैठे रहो, क्योंकि किस्मत तो उनकी होती है जिनके हाथ नहीं, कहते ना हाथों की लकीरों में। तो कहते ना कि एक शायर ने कहा ना कि लग गई घर में, यानी लग गई मेरे घर में आग तो बचा ही क्या है, कि लग गई मेरे घर में आग तो बचा ही क्या है, और बच गया मैं तो समझ लो कि जला ही क्या है। कि लग गई मेरे घर में आग, क्या बताया था मैंने, कि लग गई मेरे घर में आग तो बचा ही क्या है, और बच गया मैं तो समझ लो जला ही क्या है। और यहाँ सब कुछ मिलता है मेहनत करने से, कि यहाँ सब कुछ मिलता है मेहनत करने से, वरना दोस्तों हाथों की लकीरों में रखा ही क्या है, कि हाथों की लकीरों में रखा ही क्या है। इसलिए किस्मत के भरोसे और हाथों की लकीरों के भरोसे नहीं बैठे रहे और मेहनत करते रहे। आप याद कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। अगले वीडियो में मिलेंगे कल वापस आपके साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।